हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेटर माइंड्स। मेरा नाम है शुभम और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 2। अब जिसने अभी तक लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं लेक्चर नंबर 1 सॉलिड स्टेट बेटर माइंड्स और आपको वहाँ पे लेक्चर मिल जाएगा जिसमें कि मैंने जो सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज है उनको वहाँ पे जाके डिस्कस किया। वैसे तो बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज है, अगर आपने वो नहीं भी देखा है तो भी आप यहाँ पे लेक्चर को समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं डिटेल में ही समझाऊंगा, बट बेटर होगा कि अगर आप वो लेक्चर देख के आए तो काफी आपको एक जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो जाएगी यहाँ पे सॉलिड्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस लेक्चर को। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम क्या करने वाले हैं, सॉलिड्स को क्लासिफाई करने वाले हैं। अब सॉलिड्स को तो हमने पहले भी काफी बार क्लासिफाई किया है, हर क्लास में सॉलिड्स को ही क्लासिफाई किए जा रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो सॉलिड्स को क्लासिफाई करने का जो तरीका रहने वाला है वो काफी पहले से काफी अलग रहने वाला है। एक नया एक पर्सपेक्टिव जो है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखते हैं क्या है वो पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे हम सॉलिड्स को क्लासिफाई करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, लेकिन किस चीज पे, नेचर ऑफ ऑर्डर प्रेजेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स। सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट कैसे है, मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ में किस तरीके से अरेंज हो रखा है, क्या पैटर्न क्या बना रहे हैं वहां पे। तो इस बात पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे क्लासिफाई करने वाले हैं। अब यहाँ पे दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है कि भाई देखिए अगर अरेंजमेंट ऐसा होगा उनका तो उनको ऐसा बोलेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा बोलेंगे, मतलब अरेंजमेंट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो रहा है। तो देखते हैं अरेंजमेंट के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होता है वो यहाँ पे दो तरीके से होता है। पहला जो क्लासिफिकेशन है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, यानी कि सॉलिड्स को क्लासिफाई किया, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, एमॉर्फस सॉलिड। दोनों है सॉलिड ही, लेकिन अभी देखते हैं प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है, तो वहां से समझ आएगा कि एक्चुअल में यहाँ पे है क्या दोनों में डिफरेंस। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं जिनको कि क्रिस्टल भी बोला जाता है, तो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल ओवर एंटायर क्रिस्टल। एंटायर क्रिस्टल का मतलब समझ रहे हैं कि यहाँ पे पूरा का पूरा सॉलिड जो होता है, ये तो सबको पता ही होगा कि क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं। अब सॉलिड क्रिस्टल की फॉर्म में रहेगा तो जो पैटर्न है, अगर आपने एक कोने, जैसे मान लीजिए अगर ये वैसे ये फॉर एग्जांपल ये एक सॉलिड मैंने लिया, अब मतलब यहाँ पे जो अरेंजमेंट रहेगा सॉलिड का, वही अरेंजमेंट अगर मैं इस कोने से भी अगर थोड़ा सा एटम का, मतलब थोड़ा सा सॉलिड का टुकड़ा अगर तोड़ लूं तो यहाँ भी वही सेम टू सेम अरेंजमेंट रहने वाला है। मतलब मैं कहीं भी जाऊं अरेंजमेंट एकदम ओवर द एंटायर क्रिस्टल, पूरे के पूरे क्रिस्टल के अलोंग सेम पैटर्न मेरे को मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि इधर से अलग पैटर्न मिला वहां से अलग पैटर्न मिल गया, ऐसा नहीं होने वाला। जबकि जो हमारे एमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनमें क्या रहता है, ये जो पैटर्न जो रहता है ये एक लिमिटेड टाइम तक तो रिपीट होता है, लेकिन मतलब जैसे यहाँ पे जो पैटर्न होगा वो बगल में पैटर्न दिखा, लेकिन थोड़ा सा मैं और दूर गया तो देखा पैटर्न ही चेंज हो गया, एकदम से अलग ही पैटर्न बन गया, कोई इस वाले पैटर्न का और इस वाले पैटर्न का कोई रिलेशन ही नहीं है मान लो। तो इस तरीके से क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड होते हैं। अब इसको बोलते क्या है, अगर ये तो मैंने काफी लंबा चौड़ा करके समझाया, लेकिन इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका क्या होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, और जो हमारे एमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनका क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब है कि जो पैटर्न है वो क्या काफी लंबे एरिया तक सेम पैटर्न फैला हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत ही एक छोटे रेंज तक क्या हो रखा है, उसका जो ऑर्डर है, वो जो पैटर्न है वो फैला हुआ बहुत ही एक छोटे रेंज तक। यानी कि मैं कह सकता हूँ इसको इर्रेगुलर अरेंजमेंट हो गया यहाँ पे मेरा पार्टिकल्स का। अब इनका जो एग्जांपल होते हैं कौन कौन होते हैं, NaCl का क्रिस्टल हो गया, क्वार्ट्ज का हो गया। अब देखिए क्वार्ट्ज के आगे उसका फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो SiO2 है ये फॉर्मूला क्योंकि क्वेश्चन में एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसीलिए क्वार्ट्ज के आगे उसका फॉर्मूला लिख दिया है। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे भी क्वार्ट्ज लिखा हुआ है, यहाँ पे भी क्वार्ट्ज लिखा है। अब एक्चुअल में क्या होता है, जो क्वार्ट्ज होता है, आप हमारा जो SiO2 होता है वो तो क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, लेकिन क्वार्ट्ज ग्लास जो होता है वो क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड होता है। अभी ये भी हम सीखेंगे कि कैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड से एमॉर्फस सॉलिड को बनाना है, ये सारी बातें भी आगे जाके सीखेंगे। फिर अब बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो कैसे सॉलिड होते हैं, वो टू सॉलिड्स होते हैं हमारे, यानी कि सच्चे सॉलिड है, और ये क्या है, स्यूडो सॉलिड। स्यूडो क्या होता है, फेक, यानी कि मतलब इनको ऐसा टॉन्ट मार के बता रहे हैं हम कि भाई असली नहीं हो तुम, नकली हो। और सुपरकूल्ड लिक्विड, और इनको सुपरकूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। अच्छा, सुपरकूल्ड लिक्विड क्यों बोलते होंगे, क्योंकि देखिए अगर कोई भी लिक्विड है उसको बहुत ही ज्यादा मैं ठंडा कर दूं तो वो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल पानी है, अगर मैं उसको बहुत ज्यादा ठंडा कर दूं, अब ये अभी नहीं जा रहा कि पानी क्रिस्टलाइन है एमॉर्फस, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं बस, कि अगर पानी है उसको मैं बहुत ज्यादा ठंडा कर दूं तो क्या होगा, बर्फ जम जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, और फिर बाहर रखूं, अभी कोई बोलेगा कि ये तो अरे ये तो सॉलिड है देखो, और मैं जैसे ही उसको बाहर रखूंगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, देखूंगा यार तो पानी बन गया यहाँ पे, यानी कि मैं क्या बोलूंगा, ये फेक सॉलिड है, ये है ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी होगा कि सुपरकूल्ड लिक्विड क्यों बोला एमॉर्फस सॉलिड को, कि बिहेव कर रहे हैं सॉलिड के जैसा, लेकिन है क्या, उनको टॉन्ट हम कैसे मार रहे हैं कि अरे तुम तो सुपरकूल्ड लिक्विड हो और कुछ नहीं, और बोल रहे हो हम सॉलिड है यहाँ पे, ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, इसका एग्जाम्पल, सुपरकूल्ड लिक्विड का एग्जाम्पल हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे जो एमॉर्फस सॉलिड है वो क्या होते हैं,
जो ग्लास होता है, अभी हमने पढ़ा था क्वार्ट्ज ग्लास जो होता है, बाकी भी जितने अलग अलग टाइप के ग्लास होते हैं मोस्टली क्या होते हैं यहाँ पे एमॉर्फस सॉलिड होते हैं। तो देखा होगा अगर आप कभी अपने नानी के घर, दादी के घर, मतलब किसी भी या फिर किसी भी पुराने बहुत ज़्यादा बिल्डिंग जो पुरानी है, अगर कभी वहाँ पे गए हो तो, या अगर नहीं भी गए तो अब नेक्स्ट टाइम जब जाओगे तो नोटिस कर लेना, ठीक है। अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो भाई पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया, उसके बाद पता चला कि जो वीडियो है वो आधे ही रिकॉर्ड हुआ है क्योंकि स्टोरेज फुल हो गई थी हमारे कैमरा की। और अब स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे चल रहे कीर्तन। अब थोड़ी सी नॉइज़ में जो हो सकता है पीछे से हो सकता है बैकग्राउंड में आवाज़ आए, तो थोड़ा सा उसको टॉलरेट करना, मे भी नहीं आएगी, देखते हैं बाकी जैसा भी जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे थे अभी किसकी, कि जो भी हमारी जो पुरानी बिल्डिंग्स होती है उनके आपने जो ग्लासेज है उसमें देखा होगा नीचे की तरफ से ग्लासेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी थिक होते हैं और ऊपर की तरफ से थिन हो गए होते हैं। अब काफ़ी पुरानी बिल्डिंग से हमारा मतलब है कि मान लीजिए 20 से 25 साल कोई पुरानी बिल्डिंग है, तो उस पर अगर आप देखेंगे तो उसके अगर ग्लासेज होंगे तो वो नीचे से काफ़ी ज़्यादा थिक होंगे। तो यही चीज़ है, क्यों होता है, क्योंकि जो ग्लासेज होते हैं वो क्या करते हैं, नीचे की तरफ को फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से ये जो सारी की सारी चीज़ है ये फिनोमिना हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम जो प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सॉलिड की देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट से मेरा मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रहेगा जिसपे कि क्या होंगे, ये मेल्ट हो रहे होंगे। यानी कि ऐसा नहीं कि अगर मैंने इसको हीट दी तो ये 80 डिग्री सेल्सियस से मतलब 80 डिग्री सेल्सियस से कोई चीज़ शुरू हुई और 100 डिग्री सेल्सियस तक वो मेल्ट ही होती जा रही है, ऐसा नहीं होगा। एक फिक्स टेम्परेचर होगा जिसपे कि वो चीज़ क्या होगी, जो सॉलिड होगा वो हमारा मेल्ट हो रहा होगा। अच्छा, अब मैं इसका जो ये वाला है इस वाले से समझाता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है। जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनमें क्या होता है, दे सॉफ्टन ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की रेंज होती है, वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप प्लास्टिक के बारे में सोचें, जैसे कोई भी प्लास्टिक की चीज़ है, अगर मैं उसको हीट करता हूँ तो हीट करने पे होता क्या है, स्टार्टिंग में पहले क्या होती है, वो चीज़ सॉफ्ट होती है, लास्ट में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, बिल्कुल एकदम पन्नी जैसा ऐसा बन जाएगा प्लास्टिक। और बिल्कुल और ज़्यादा हीट देते रहेंगे तब जाके क्या होता है, वो मेल्ट होती है और उसकी वो बूंदे टपकने लगती है ऐसा करके। तो कभी अगर आपने नहीं देखा तो प्लास्टिक को हीट करके देखेगा तो यहाँ पे पता लगेगा। कोई इंपॉर्टेंट सामान मत जला देना, चप्पलें भी बहुत पड़ेंगी, ठीक है। तो उसके बाद एक और चीज़ है कि यहाँ पे एंड कैन बी मोल्डेड इनटू वेरियस शेप्स। यहाँ पे क्या होता है कि जो वो प्लास्टिक है, अब ऑब्वियसली बात है, अब जो वो मेल्ट हो गया है, या ये कह लो कि जिस टाइम पे वो सॉफ्ट हो रखा होगा, जिस टाइम पे सॉफ्ट हो रखा हो उस टाइम पे आप उसको किसी दूसरी शेप में भी क्या कर सकते हो, मोल्ड कर सकते हो, यानी कि क्रिएट कर सकते हो किसी की दूसरी शेप में। अब हम देखते हैं जो बाकी की इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, 3 प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके हैं और चौथी प्रॉपर्टी अभी स्टार्ट करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनकी डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप रहती है यहाँ पे। अब और जो एमॉर्फस सॉलिड है उनकी क्या रहती है, इरेगुलर शेप रहती है। अब देखिए जैसे एग्जांपल दिया यहाँ पे, ग्लास हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, इनकी इरेगुलर शेप रहती है। अब यहाँ पे डेफिनेट शेप का और इरेगुलर शेप का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि यहाँ पे हमको देखने में इरेगुलर और ऐसा करके लगने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या रहेगा कि वो दिखने में भले आपको इरेगुलर ना लग रहे हो, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, जब आप उनके पार्टिकल लेवल पे अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पे क्या रहेगा कि उनकी जो शेप है वो आपको कैसी दिखाई देगी, इरेगुलर शेप दिखाई देगी। कोई एक पैटर्न वहाँ पे फॉलो नहीं होगा। कह सकते हैं कि ये वाला जो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट हमने वहाँ पे पढ़ा था कि वहाँ पे ऑर्डर का जो हमने पैटर्न पढ़ा था, तो वहीं से कहीं ना कहीं ये क्या करता है, रिलेट करता है। अब नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम यहाँ पे इनकी पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा जो एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछी जाती है, जो कि है यहाँ पे कि वो ये क्या रहते हैं, एनिसोट्रॉपिक रहते हैं नेचर में, जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, और एमॉर्फस सॉलिड रहते हैं आइसोट्रॉपिक नेचर में। अब यहाँ पे डिफरेंस पूछा जाता है एनिसोट्रॉपिक इन नेचर और आइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो यहाँ पे मार्कर का जरूरत पड़ेगी, मार्कर उठा लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, एनिसोट्रॉपिक इन नेचर का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पे कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब उसके पार्टिकल कैसे रहेंगे, एक प्रॉपर पैटर्न में रहेंगे, अरेंजमेंट रहेगा एक प्रॉपर। तो यहाँ पे जैसे कि मैं ले लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये किसी एक टाइप के पार्टिकल्स हैं जिनको कि मैं इस तरीके से बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक दूसरे काइंड ऑफ पार्टिकल है जो कि इस तरीके से कुछ है, जो कि ऐसे ये जो डार्क में बना रहा हूँ, तो ये मान लीजिए इस तरीके के कुछ एक पार्टिकल है। फिर यहाँ पे अगेन पैटर्न सेम फॉलो हो रहा है, फिर अगेन यहाँ पे ये वाला पैटर्न, डार्क वाले पार्टिकल आ गए ऐसे करके। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देते हैं, ऐसे सोच रहे थे कि ऐसे ही ये पैटर्न पूरा का पूरा चल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी प्रॉपर्टी को मेजर करता हूँ और मान लीजिए कि ये टाइप के पार्टिकल हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लीजिए इसको मैं मान लेता हूँ ये ए टाइप के पार्टिकल, ये बी टाइप के, फिर ये ए टाइप के क्योंकि सेम है, फिर ये बी टाइप के पार्टिकल। अगर मैं कोई चीज़ को, किसी प्रॉपर्टी को, कोई सी प्रॉपर्टी हो सकता है, मैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को नाप रहा हूँ, हो सकता है मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नाप रहा हूँ, किसी भी प्रॉपर्टी को अगर मैं इस डायरेक्शन के थ्रू नाप रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे ए टाइप के पार्टिकल आ रहे हैं और राइट हैंड साइड पे क्या आ रहे हैं, बी टाइप के पार्टिकल्स आ रहे हैं। लेकिन अभी अगर मैं क्या करूं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को इस लाइन के थ्रू ना नापूं और एक दूसरे तरीके से नापूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इस तरीके से नापूं, मान लीजिए मैं इस लाइन के थ्रू अगर नापता हूं, यहाँ पे इस लाइन के थ्रू यहाँ पे क्या होने वाला है, ए पार्टिकल देन बी पार्टिकल फिर ए पार्टिकल फिर बी पार्टिकल, यहाँ पे ए पार्टिकल बी पार्टिकल ए पार्टिकल फिर बी पार्टिकल, ऐसे करके चल रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं पैटर्न कैसे हो रहा है। इसके अलॉन्ग नापा तो एक अलग ही कहानी थी कि लेफ्ट हैंड साइड में ये और राइट हैंड साइड में, और यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टिकल्स का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, अगर मैं इस लाइन के थ्रू अगर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को नापता हूं या किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी को नापता हूं, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है, कंडक्टिविटी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, और उसी चीज को मैं इस लाइन के थ्रू नापूं तो दोनों जगह से क्या हो रहा है, क्योंकि दोनों जगह अलग अलग डिफरेंट टाइप काइंड ऑफ पार्टिकल्स से मैं इंट्रोड्यूस हो रहा हूं डिफरेंट लाइन के थ्रू, जिसकी वजह से क्या रहेगा, यहाँ पे क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होते हैं वो कैसे होते हैं, एनिसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। ये रीजन इनका। अच्छा, अब बात करते हैं एमॉर्फस जो सॉलिड होते हैं वो क्यों आइसोट्रॉपिक है नेचर में। वो इसलिए आइसोट्रॉपिक है नेचर में क्योंकि उनमें कोई अरेंजमेंट ही नहीं है। उनमें क्या हो रखा है, जैसे यहाँ पे ये मेरा ए टाइप का ये बी टाइप का पार्टिकल था, अगर यहाँ से मैं रिलेट करूँ, ये मेरा ए टाइप का पार्टिकल, फिर यहाँ पे बी का, यहाँ पे कहीं पे ए चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ऐसे करते करते कुछ भी रैंडम चल रहा है कहीं पे भी, मतलब कहीं भी कुछ भी आ जा रहा है यहाँ पे ऐसे करके, है ना, ऐसे करके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई पैटर्न ही नहीं है, मतलब यहाँ पे एकदम भीड़ है, रैंडमली कोई भी चीज़ आ जा रही है। तो चाहे आप यहाँ से जाओ चाहे आप वहाँ से जाओ, आपको मतलब उल्टे सीधे नंबर ऑफ पार्टिकल जो वो वहाँ पे दिख रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ये मतलब एक तरीके की भीड़ हो गई, जैसे कोई ट्रैफिक हो गया, मतलब कोई गाड़ी यहाँ है कोई गाड़ी यहाँ है, मतलब कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा है यहाँ पे। तो आप यहाँ से जाओ आपको सब जगह से ट्रैफिक मिलेगा क्योंकि गाड़ियाँ घुसी पड़ी हैं सारी की सारी वहाँ पे, रैंडमली अरेंज हुई पड़ी है क्योंकि। तो सेम चीज़ यहाँ पे है कि जैसे ट्रैफिक वाली सिचुएशन है, किसी ने गाड़ी कहीं घुसा दी, किसी ने कहीं घुसा दी, तो ये वाली सिचुएशन यहाँ पे चल रही है, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पे ये है आइसोट्रॉपिक इन नेचर। यहाँ पे इनको इस प्रॉपर्टी का पहली बार क्या हुआ, थोड़ा सा एक फायदा मिला कि इनकी प्रॉपर्टी क्या रहती है, इसके थ्रू अगर मैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को नाप लूं चाहे कुछ नाप लूं, तो जितनी भी वैल्यूज है, अब एग्जैक्टली सेम तो नहीं आएंगे, ऑब्वियसली बात है, भीड़ का भी थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं तो वो रहेगा, लेकिन ऑलमोस्ट क्या रहती है, क्योंकि प्रॉपर्टीज क्या रहती है, सेम रहती है, तो इसीलिए आइसोट्रॉपिक इन नेचर। अब आती है हमारी 6th और लास्ट प्रॉपर्टी, ये लेक्चर नंबर 3 खत्म। तो अब आती है आखिरी प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसको कि हमारा कहते हैं कि रेगुलर क्लीवेज। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका जो क्लीवेज होता है, यानी कि कट करने पे आपको जो दो सरफेसेस मिलेंगी, वो दोनों सरफेसेस कैसी होंगी, रेगुलर होंगी, एक पैटर्न रहेगा वहाँ पे। और जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं, लेकिन अगर उनको आपने कट करा तो दो सरफेस तो मिलेंगी, लेकिन कैसी होंगी, इर्रेगुलर सरफेस होंगी, एकदम खुरदुरा सा होगा, बिल्कुल एकदम बढ़िया वाला नहीं कटा हुआ होगा। अब एक और यहाँ पे बस एक नोट आता है जो कि कई बार एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, यहाँ पे एमॉर्फस सिलिकॉन के बारे में, कि जो एमॉर्फस सिलिकॉन होता है वो क्या है, हमारा वन ऑफ द बेस्ट फोटोवोल्टिक मटेरियल, यानी कि ये क्या करता है, जो सनलाइट होती है उसको लेके और उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल है एमॉर्फस सिलिकॉन। तो ऐसा नहीं कि एमॉर्फस जितने भी सॉलिड है वो बस खराब ही खराब है, बहुत सारे एमॉर्फस सॉलिड्स है जिनके की बहुत ही अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे हम करते हैं लेक्चर नंबर 3 को खत्म। अब हम मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड की। देखिए क्योंकि काफी ज्यादा वास्ट प्रॉपर्टीज है, क्योंकि बहुत ज्यादा इरेगुलर अरेंजमेंट है, तो इस वजह से एमॉर्फस सॉलिड को हम नहीं स्टडी करते हैं, और हम स्टडी करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप को, कि कितने टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, कौन से फोर्सेज है उनके बीच में, क्या क्या चीजें हैं, क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके अंदर। अब अगर आई होप कि जितनी भी आपने ये वीडियो देखा होगा साथ साथ आपने नोट्स बना ही लिए होंगे, लेकिन अगर फिर भी अगर नोट्स को नहीं बनाया तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वेबसाइट पे चले जाओगे और वहाँ पे जो भी पीडीएफ नोट्स हैं उनको डाउनलोड करके भी बना सकते हो, डायरेक्टली वहीं पे भी पढ़ सकते हो, जो भी करना है वहाँ पे उस तरीके से कर सकते हो। चलो वही हो गया प्रमोशन, ठीक है। तो चलिए फिर इसको खत्म करते हैं यहाँ पे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के साथ में। तब तक पढ़ाई करो और क्या करना है।